जल के कार्य, ठीक है। क्योंकि मरुस्थलों में कई बार जो अल्पकालिक वर्षा हो जाती है, उस अल्पकालिक वर्षा के द्वारा जल की गतिशीलता के परिणामस्वरूप जल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है, वो अपन बात करेंगे ना। अब जल के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, उसमें सबसे पहले तो आती कौन कौन सी है? तो जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में एक तो आपको याद रखनी है कौन सी? वास। एक आती है कौन सी? वादी। एक आती है कौन सी? केनियन, ठीक है। इसी में एक आती है कौन सी? पेडिमेंट। पेडिमेंट के साथ कौन सी आती है? बजादा। बजादा के साथ कौन सी आती है? बालसन। बालसन के साथ कौन सी आती है? प्लाया। ये सारी स्थलाकृतियां जो है वो मरुस्थलों में किसके द्वारा बनती है? जल के द्वारा बनती है। तो ये तो सारी आ जाती है जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत। लेकिन इसी के साथ मरुस्थलों में कुछ स्थलाकृतियां ऐसी भी है जो किसके द्वारा बनती है? अपक्षय के द्वारा। कुछ किससे निर्मित होती है? अपक्षय। वर्षा के द्वारा जैसे ही जल की यानी कि आर्द्रता की प्राप्ति होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है वो शामिल हो जाती है अपक्षय के द्वारा। अब अपक्षय के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है टेफोनी, ठीक है। एक इसमें आ जाती है कौन सी? मरु वार्निस। और एक आ जाती है इसमें कौन सी? ड्यूरी क्रस्ट। एक आ जाती है कौन सी? ड्यूरी क्रस्ट। तो ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं ये मरुस्थलों में किसके द्वारा बनेगी? जल के द्वारा। तो ये तीन तो अपक्षय के द्वारा और बाकी सारी किसके द्वारा बनेगी? जल के द्वारा। सबसे पहले अपन बात करने वाले जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, जिसमें अपन मोटे तौर पर एक बार देखना चाहिए तो जो पर्वतीय भाग, ये जो पठारी भाग होते हैं मरुस्थलों में, उन पठारी भागों पर जैसे ही वर्षा का जल आके गिरता है, तो चूंकि एक तो मरुस्थलीय भागों की जो चट्टानें होती है वो चट्टानें क्या होती है? कठोर प्रकृति की होती है। और कठोर प्रकृति के होने के साथ साथ उनमें जल धारण क्षमता क्या पाई जाती है? कम देखने को मिलती है। तो इस कारण से जल वहां पर शीघ्रता से क्या हो जाता है? गतिशील अवस्था में आ जाता है। और जल की गतिशीलता के परिणाम स्वरूप जैसे ही चट्टानों का अपरदन होगा तो अपरदन होने से वहां पर कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यदि मरुस्थलीय भागों में जो जल बह रहा है उस जल के प्रवाहित होने से जो वहां पर घाटी बनेगी, सीधी सी बात है, जल प्रवाहित होगा तो सबसे पहले अपने लिए क्या करता है? मार्ग का निर्माण करता है। और जैसे ही मार्ग का निर्माण करेगा तो अपने लिए क्या बनाएगा? घाटी, जिसे अपन सामान्यतः तो बोलते हैं पर्वतीय भागों में वी आकार की घाटी। अब यदि वो घाटी या नदी का जो मार्ग है वो यदि कहां पर बन जाए? पठारी भागों में, जहां पर चट्टानी संरचना कैसी हो? कठोर चट्टानी संरचना हो, तो उसे तो क्या कहा जाता है? केनियन कहा जाता है। वो तो क्या कहलाती है? केनियन कहलाती है। पठारी भागों में वर्षा जल के द्वारा निर्मित जो घाटी होती है उस घाटी को क्या कहा जाता है? केनियन कहा जाता है। लेकिन पहाड़ी वाली भागों में जब जल के अपरदन के द्वारा जब नदी अपने लिए मार्ग बनाती है, नहीं अपने लिए जो घाटी बनाती है, उस घाटी को यूएसए में तो क्या कहा जाता है? वास। और सहारा में क्या कहा जाता है? वादी कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार से नदी के क्या है? मार्ग है, या फिर सीधा बोल दो नदी के द्वारा निर्मित घाटियां हैं। लेकिन कहाँ बनेगी? मरुस्थलीय भागों में। तो पठारी भागों में जो मार्ग बना नदी का वो तो क्या कहलाया? और वैसे केनियन अपन किसे कहते हैं? जिसे अपन ने सामान्यतः बोला था आई आकार की घाटी, कि भाई नदी के द्वारा निर्मित जो वी आकार की घाटी होती है और उस वी आकार की घाटी की या तो दोनों किनारों का उत्थान हो जाए या पैंदे का क्या हो जाए? धसाव हो जाए, जिससे वी आकार की घाटी अपना रूप गहरा कर लेती है, उसको सामान्यतः क्या कहा था अपन ने? गोर्ज। और गोर्ज का भी गहरा रूप क्या कहलाता है? केनियन। कब बनेगा? जब नदी के दोनों किनारों की चट्टानें क्या हो जाती है? कठोर। कठोर चट्टानें मिल जाती है तो नदी किनारों को काटने में असमर्थ हो जाती है और नदी तल को क्या कर देती है? और अधिक गहरा कर देती है। तो फिर वो क्या कहलाती है? आयताकार की घाटी है केनियन। जो कौन सी नदी प्रसिद्ध थी? कोलोरेडो नदी। और कोलोरेडो नदी कहां पर प्रवाहित होती है? कोलोरेडो के पठार पर। और कोलोरेडो का पठार पड़ता है कहां पर? यूएसए में। और वहीं पर जहां पर कौन सा? एक तो वृहत बेसिन मरुस्थल है और एक मोजेव और सोनौर मरुस्थल है। तो मरुस्थलों के पास में चूंकि शुष्क दशाएं, और शुष्क दशाओं में संरचना कैसी है? पठारी संरचना। तो पठारी संरचना में जब वर्षा जल प्रवाहित होता है वो अपने लिए जो मार्ग बनाता है उस मार्ग को अपन ने क्या बोल दिया? केनियन। और पहाड़ीवर्ती क्षेत्रों में वर्षा जल के प्रवाह या अपरदन से जो घाटियां बनती है उसे यूएसए में तो वास और सहारा में क्या कहा जाता है? वादी, ठीक है। दूसरी बात, अब अपन को मेन बात करनी है पेडिमेंट से लेके प्लाया तक, ठीक है। अब जनरली दिख रहा होगा भाई ये जो पर्वतीय भाग है यहाँ से वर्षा का जल प्रवाहित हो क्या आया और इन चट्टानीय भागों को काटकर बीच में से क्या हो रहा है? इनके प्रवाहित हो रहा है, यानी एक प्रकार की क्या बन गई है? घाटी। तो इन घाटी को यूएसए में अपन ने क्या बोल दिया? वास। और सहारा में क्या बोल दिया? वादी। और ऐसे ही दोनों चट्टानों के बीच में जो संकीर्ण मार्ग बन गया, ये संकीर्ण मार्ग कैसा बन जाता है? केनियन के सदृश। तो पठारी भागों में यदि संरचना बनती है तो फिर उसको अपन ने क्या बोल दिया? केनियन बोल दिया, ठीक है।
अब सबसे पहले अपन बात करें किसकी, पेडिमेंट की। तो सामान्य यदि एक एक लाइन में यदि इनकी डेफिनेशन बताना चाहो तो पेडिमेंट तो क्या है, सीधा सा दो ही शब्दों में बोलो तो अपर्दनात्मक सतह। अपर्दनात्मक सतह क्या कहलाती है, पेडिमेंट कहलाती है। मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित स्थलाकृति जैसे कि जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख के सदृश्य बनने वाली क्या कहलाती है, बजादा। अगली कौन सी, बालसन। उच्च पर्वतों के मध्य घिरा हुआ निम्न बेसिन क्या कहलाता है, बालसन। भाई दो पर्वतीय भाग है, दोनों किनारों के भाग ऊपर की ओर उठे हुए, और ये जो बीच का भाग है ये नीचे की ओर क्या है, दशा है, अवतलाकार बेसिन है, वो क्या कहलाता है, बालसन। ठीक है, और इस बालसन के अंतर्गत नदी के जल के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जो एक उथली सतह बन जाती है जिसमें कभी जल भरा हुआ था यानी पानी एकत्रित था, उसे क्या कह दिया जाता है, प्लाया कह दिया जाता है। तो मोटे मोटे तो आधी आधी लाइन में से बता सकते हो आप। ठीक है, दोनों किनारों का भाग तो क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों किनारों पर तो क्या आ गई, पर्वत श्रेणी आ गई। ठीक है, अब वर्षा का जल जैसे ही इन पर्वतीय भागों पर गिरेगा तो सीधी सी बात है नीचे की ओर क्या होगा, गतिशील होगा। और जैसे ही नीचे की ओर गतिशील होता है, वो यहाँ पर गिरा और यहाँ पर गिरकर एक नदी का रूप लेके क्या होता है, नीचे की ओर गतिशील अवस्था। ठीक है, नदी के रूप में भी आ सकता है या फिर जनरली अपन बोल सकते हैं कि भाई इस ढाल के सहारे वर्षा का जल क्या होगा, गतिशील। तो सबसे पहले जो स्थलाकृति बनेगी वो स्थलाकृति कौन सी बनेगी, पेडिमेंट बनेगी। सबसे पहले स्थलाकृति जो बनती है वो कौन सी बनेगी, पेडिमेंट। इस पर्वतीय भाग के शीर्ष भाग पर जल गिरेगा और जल गिरने के पश्चात इस ढाल के सहारे जब एक परत के रूप में क्या होता है, गतिशील होता है। तो पहली बात तो मरुस्थलीय भागों की जो चट्टानें होती है वहां पर भौतिक अपक्षय की क्रिया सक्रिय होती है। तो कणिका में विखंडन और खंड विखंडन के कारण ये चट्टानें क्या होती है, पहली बात तो असंगठित, थोड़ी सी क्या होती है, टूटी हुई होती है। और इन गर्म चट्टानों के ऊपर जैसे ही जल गिरेगा तो इन चट्टानों में चटकन प्रारंभ हो जाती है। तो इन चट्टानों की ऊपरी सतही भाग या फिर जो परत वाला भाग है वो शीघ्रता से क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अब चूंकि जल गतिशील होगा तो वर्षा जल है, अल्पकालिक वर्षा होती है मरुस्थलीय भागों में तेज गति के साथ। तो जैसे ही सतही भाग से गतिशील होता हुआ आएगा तो इस शीर्ष भाग की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का शीघ्रता से क्या करेगा, अपर्दन। चूंकि अपन ने नदी कार्य में पढ़ा था कि पर्वतीय भागों में जब भी किसी नदी का उद्गम होता है तो उसके मार्ग का ढाल तेज होने के कारण उससे अपर्दन क्या होता है, अधिक होता है। तो जैसे ही इस किनारे का अपर्दन होगा तो ये किनारा जो पहले असमतल था वर्षा जल के कारण अपर्दित होने से कुछ जो कठोर चट्टानों के भाग है वो तो अपर्दन से मुक्त रह जाएंगे, लेकिन बाकी कोमल चट्टानें क्या हो जाएगी, अपर्दित हो जाएगी, जिससे यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी सतह है ये पूरी सतह क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। और अपर्दित होने के पश्चात क्या हो जाती है, थोड़ी असमतल हो जाती है। पूरी प्लेन नहीं हो पाती, थोड़ी क्या रह जाती है, असमतल। मतलब कुछ जो कठोर चट्टानें वो तो अपर्दन से बच जाएगी, बाकी सारी चट्टानें क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। तो सीधा बोल सकते हैं अपन वर्षा जल के द्वारा जो क्या बोल सकते हैं अपन, अपर धनात्मक असमतल सतह कैसी है, अपर्दनात्मक असमतल सतह, वो क्या कहलाती है, पेडिमेंट कहलाती है। दूसरी बात आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, भाई पेडिमेंट के निर्माण के कुछ सिद्धांत है जो सीधे सीधे आ जाते हैं कई बार कि भाई पेडिमेंट के निर्माण के लिए कौन से भूगोलवेताओं ने कौन से विचार दिए हैं। अब इसमें दो चार नाम याद रखने, एक तो आपको याद रखना है कौन सा, पर्वताग्र का पीछे खिसकना। एक तो कौन सा है, पर्वताग्र का पीछे
खिसकना। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, पार्श्विक अपरदन सिद्धांत। कौन सा है, पार्श्विक अपरदन सिद्धांत। एक है चादरी बाड़ सिद्धांत। कौन सा है, चादरी बाड़ सिद्धांत। और एक है कौन सा, मिश्रित सिद्धांत। एक कौन सा है, मिश्रित सिद्धांत। तो पेडिमेंट के निर्माण के कितने सिद्धांत है, चार। एक तो कौन सा, पर्वताग्र का पीछे खिसकना। पर्वताग्र का पीछे खिसकना जो सिद्धांत है ये किसका है, एसी लोसन। किसका है, लोसन का। ठीक है, पार्श्विक अपरदन सिद्धांत किसका है, गिलबर्ट का। किसका है, गिलबर्ट का। चादरी बाड़ सिद्धांत किसका है, मेग्री का। किसका है, मेग्री का। मिश्रित सिद्धांत किसका है, एक तो है किर्क और एक है ब्रायन। किर्क व ब्रायन का। तो पहली बात तो नाम याद रखना है कि पर्वताग्र का पीछे खिसकना किसका है, लोसन। पार्श्विक अपरदन सिद्धांत किसका है, गिलबर्ट का। चादरी बाड़ सिद्धांत किसका है, मेग्री का। और मिश्री सिद्धांत किसका है, किर्क व ब्रायन का। पर्वताग्र का पीछे खिसकना, पर्वत, और पर्वत का अग्रभाग। अग्रवाली कौन सा, सामने वाला, जहां से वर्षा का जल प्रवाहित होता हुआ आ रहा है। तो इस भाग का क्या हो जाना, पीछे की ओर खिसक जाना। अब ऐसा तो नहीं भाई ये पर्वत यहाँ पर है, यहाँ से खिसक के यहाँ पे चला जाएगा, ये थोड़ी खिसकेगा। जल के द्वारा जो अपर्दन हो गया, उस अपर्दन से जो अगला भाग है वो कट गया। तो जब अगला भाग कट गया तो सीधी सी बात है, जो पहले पर्वत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक फैला हुआ था, तो इस वाले भाग का इतने का अपर्दन हो गया, तो अब पर्वत का भाग यहीं तक रह गया। तो ये अगला भाग क्या हो गया, अपर्दित हो गया। इस बात को लोसन महोदय ने क्या नाम दे दिया, पर्वताग्र का पीछे की ओर खिसकने। यानी पर्वत का जो अग्रभाग है वो थोड़ा क्या हो गया, पीछे की ओर खिसक गया। ठीक है, इसी को क्या नाम दे दिया गया, पार्श्विक अपरदन सिद्धांत। पार्श्विक मतलब पार्श्व, पार्श्व यानी किनारा, कि भाई पर्वत का जो किनारे वाला भाग है उस किनारे का जब अपर्दन हो जाता है और उसके अपर्दन होने पर जो एक असमतल सतह बनती है, उस असमतल सतह को क्या कहा जाता है, पेडिमेंट। ये बात किसने बताई, गिलबर्ट ने। कौन से सिद्धांत में बताई, पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत में। एक कौन सा है, चादरी बाड़ सिद्धांत। वर्षा जल बोल दो या नदी के जल का द्वारा जो अपर्दन होता है अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें अपन नाम भी बोलते हैं, रिल, गुली, अवनालिका, आसफाल अपर्दन है, शीर्ष अपर्दन है, चादरी अपर्दन है। या चादरी का ही दूसरा नाम बोलते हैं परत अपर्दन। जब जल के द्वारा सतही भाग या चट्टानी संरचना का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग मतलब सतही भाग का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, तो उस अपर्दन को अपन क्या बोलते हैं, चादरी अपर्दन या फिर परत अपर्दन। जैसे अपन बोलते हैं भाई चादरी अपर्दन से सबसे ज्यादा घर्षित मिट्टी कौन सी होती है, लाल मिट्टी। क्योंकि लाल मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है, पर्वतीय भागों में। और पर्वतीय भागों में ढाल तेज होने के कारण जल के द्वारा जो चट्टानों का अपर्दन होता है वो भी शीर्ष चट्टानों का ही होता है। तो जब शीर्ष वाली या सतही भाग की चट्टानों का जल के द्वारा अपर्दन होता है तो उसे आप क्या बोल सकते हो, चादरी। और चादरी बाढ़ क्यों बोला, क्योंकि जल की क्या होती है, गतिशीलता अधिक होती है, और बाढ़ में भी जल की गतिशीलता तेज होती है। तो वर्षा जल के द्वारा जब मरुस्थलीय भागों की जो चट्टाने या फिर पहाड़ी भागों का शीर्ष भाग जब अपरदित होता है तो उसे क्या नाम दे दिया मैग्री ने, चादरी बाढ़ सिद्धांत। और इनका मिला जुला स्वरूप कि भाई इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप से क्या हुआ है, पेडिमेंट का निर्माण हुआ है। ये बात किसने बताई, किर्क व ब्रायन ने। तो पेडिमेंट के निर्माण के लिए कितने सिद्धांत है, चार। एक तो कौन सा, पर्वताग्र का पीछे खिसकना, ये तो किसका है, लोसन का है। एक पार्श्विक अपरदन सिद्धांत, ये किसका है, गिलबर्ट का है। और एक चादरी बाढ़ सिद्धांत किसका है, मैग्री का है। और मिश्रित सिद्धांत किसका है, किर्क व ब्रायन का है। तो ये तो पहली इस्तेलाह करती होगी अपनी कौन सी, पेडिमेंट। ठीक है, अब इन चारों क्रियाओं के द्वारा जो अवसाद प्राप्त हुआ जल को, उस अवसाद को जल सतही भाग पर थोड़ी छोड़ के आएगा, अपने साथ गतिशील करके लाएगा। और गतिशील करके लाने के परिणाम स्वरूप जैसे ही गतिशील करके लाएगा मतलब यहां से अपर्दन होगा, उन सारे पदार्थों को ढाल के अनुसार, चूंकि जल का वेग तेज है तो प्रवाहित करके लाएगा। लास्ट मिलाकर जहां पर ढाल में क्या आएगी, कमी। और ढाल में जहां पर कमी आती है, और कमी हमेशा कहां पर आती है, एक नाम बोलते हैं अपन, जहां पर पर्वत और मैदानी भाग का क्या होता है, मिलन होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, पर्वत और मैदान का मिलन स्थल,
फुटिल एरिया बोल दो या फिर पर्वतपदीय भाग। ठीक है, चूंकि पर्वतीय भागों का यहाँ पर ढलान तेज था, तो ढलान तेज होने पर यहाँ पर जल का वेग भी कैसा था, तेज। और जल का वेग तेज था तो नदी जो अपरदन से जो भी अवसाद प्राप्त की थी उनको जमा नहीं करेगी, आसानी से अपने साथ क्या कर लेती है, गतिशील कर लेती है। लेकिन जैसे ही नदी पर्वतीय भाग या वर्षा का जल पर्वतपदीय भाग में आएगा तो जल का वेग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया, क्योंकि ढाल में क्या आ गई, कमी आ गई। अब जैसे ही ढाल में कमी आई और जल के वेग में कमी आई तो उसी के साथ क्या हो गया, नदी के साथ गतिशील होने वाले जो मोटे आकार के अवसाद है, कौन से अवसाद, मोटे आकार के अवसाद, उन मोटे आकार के अवसादों को जल सबसे पहले छोड़ेगा। एग्जाम्पल भी देते हैं अपन कई बार कि भाई ऊंचे पहाड़ी पर आप चले गए और दोनों किनारों पर, दोनों किनारों का मतलब है दोनों ओर, दोनों हाथों में दो बच्चे ले रखे फॉर एग्जाम्पल आपने, एक हाथ में 5 किलो का है, एक हाथ में 10 किलो का है, एक 2 साल का था, एक 4 साल का था, है कि नहीं। तो सबसे नीचे आते आप समतल सतह में आते सबसे पहले जो भारी वाला है उसको नीचे कि ले चल रहे, अब उसी को छोड़ा जाता है, हल्के वाले को तो आप थोड़ा देर बाद, तेरे को तो बाद में, है कि नहीं। तो सबसे पहले जल भी क्या करेगा, मोटे आकार के जो अवसाद है उनका क्या करेगा, जमाव, और जमाव कहाँ करेगा, पर्वतपदीय भाग में करेगा। और उस पर्वतपदीय भाग में मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित जो संरचना होती है उसको अपन वैसे बोलते हैं जलोढ़ पंख, जिसमें नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। गुम्फित नदी का जो अपन एग्जाम्पल देते हैं जलोढ़ पंख। तो ठीक वैसी ही स्थलाकृति यदि कहां बन जाए, मरुस्थलों में वर्षा जल के द्वारा, तो वो स्थलाकृति क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाई बजादा। बजादा भी बोल दो, कई बार बजाड़ा भी मिल जाता है, बजाड़ा या बजादा, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ना आपको बजादा ही मिलेगा वो ना। तो कौन सी स्थलाकृति कहलाती है, बजादा। तो बजादा कहाँ बनी, पेडिमेंट के आगे। कहां पर बनी, पेडिमेंट के आगे। अब मोटे आकार के अवसाद तो जमा हो गए, अब बचे क्या, महीन आकार के सारे। ठीक है, तो महीन आकार के अवसादों का जो जमाव है वो वर्षा का जल कहां कर देगा, समतल सतह में। और जैसे ही समतल सतह में महीन आकार के अवसादों का जमाव करेगा तो ये सतह समीपी तल से थोड़ी क्या हो जाती है, ऊपर की ओर, लेकिन दोनों पर्वतों से क्या है, घिरी हुई है। तो उच्च पर्वतों के मध्यवर्ती भाग में घिरी हुई निम्न बेसिन क्या कहलाती है, ये कहलाती है भाई बालसन। क्या कहलाती है, बालसन। तो बालसन की सीधी सीधी एक लाइन में परिभाषा बतानी है, उच्च पर्वतों के मध्य घिरा हुआ निम्न बेसिन, अवतलाकार बेसिन क्या कहलाता है, बालसन। अब चूंकि बालसन है तो इसमें जल भी है, और जल के साथ क्या है, जल के द्वारा लाए गए महीन आकार के अवसाद। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र है, वर्षा रोजाना थोड़ी होगी, और होती भी तो काफी अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, अब जैसे ही 2-4 दिन के पश्चात सूर्यताप की मात्रा आएगी, वापस वाष्पीकरण होगा तो शुद्ध जल तो ऊपर, साथ में अधिकांश जल का भूमि भी क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। लेकिन उसके द्वारा लाए गए जो महीना आकार के अवसाद है उनका जमाव इस सतह पर हो जाएगा, तो ये सतह सामान्य से पहले की तुलना में थोड़ी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और ये जो ऊपर की ओर जो उथली हुई सतह है जिसमें पहले क्या था, पानी भरा होता है, यानी जो पहले एक झील के रूप में विद्यमान थी, इस सतह को क्या कहा जाता है, प्लाया। क्या कहलाती है, प्लाया कहलाती है। और इस प्लाया में जब दोबारा वर्षा हो जाएगी और वर्षा का जल आके फिर वापस क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर से क्या कर लेगी, झील का रूप ले लेगी, और फिर उसे अपन वापस क्या बोल देंगे, प्लाया झील। तो सबसे पहले क्या बनेगी, पेडिमेंट। पेडिमेंट से लाए गए अवसादों के जमाव, कौन से अवसाद, मोटे आकार के अवसाद से जमाव से कौन सी बनेगी, बजादा। दो उच्च पर्वतों के मध्य घिरा हुआ निम्न अवतलाकार बेसिन क्या कहलाता है, बालसन। और बालसन में महीन आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित उतली सतह क्या कहलाती है, प्लाया, जिसमें कभी झील थी। और वापस वर्षा हो जाएगी तो वर्षा का जल पुनः आकर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, और उस जल के एकत्रित होने से पुनः वो क्या कर लेगी, झील का रूप धारण कर लेगी, उसे अपन वापस क्या नाम दे देंगे। लेकिन फिर वापस वही सूर्यताप आएगा, वाष्पीकरण होगा और जल समाप्त। जल समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन भूमि ने जो जल अवशोषित किया था, वापस जैसे ही सूर्यताप आएगा, और सूर्यताप के आते ही सतह क्या होगी, गर्म होगी। और जैसे ही सतह गर्म होगी, अंदर जो जल भूमि में नमी के रूप में विद्यमान है वो जल भी क्या होगा, गर्म, और वापस गर्म होकर वाष्प में कन्वर्ट होके अंदर से सतह कहाँ आएगा, सतह की ओर आएगा। और जब भी जल भूमि के अंदर से सतही सतह के ऊपर आता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, केशिका कर्षण या केपलरी एक्शन। अब मरुस्थलीय भाग है, और मरुस्थलीय भागों में लवणीय तत्वों की क्या पाई जाती है, प्रधानता। और लवणीय तत्वों की प्रधानता के कारण जो जल लवणीय तत्वों को घुलाकर नीचे लेके गया था अब वापस कहां लेके आएगा, सतही भाग पर। लेकिन कहां तक लाएगा, सतह तक ही लाएगा, सतह तक ही लाएगा। और सतह पर लाने के पश्चात उनको तो सतह पर छोड़ देगा, और शुद्ध जल का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। तो सतही भाग पर लवणीय तत्वों की क्या हो गई,
प्रधानता, यानी कि लवणीय तत्वों की क्या बन गई, परत बन गई। ठीक है, उस लवणीय तत्वों की परत को क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है भाई सेलिना। क्या नाम दिया जाता है, सेलिना। तो प्लाया के अंतर्गत जो लवणीय बोल दो या फिर सीधा बोल दो क्या, नमकीन परत। ठीक है, इस नमकीन परत को क्या कहा जाता है, सेलिना कहा जाता है। क्या कहलाती है। अब इस सेलिना के नाम अलग अलग है। ठीक है, यदि ये सेलिना कहां मिल जाए, मैक्सिको में, सोनौर मोजे मरुस्थल पढ़ते हैं। मैक्सिको में क्या कहलाती है, सोर्ट्स, कपड़ों वाली सोर्स नहीं है कि नहीं, मैक्सिको में क्या कहलाती है, सोर्स। ठीक है, यदि कहां पर मिल जाए, सहारा, कहां पर मिल जाए, सहारा में क्या कहा जाता है, सेबचा या शट, सहारा में क्या कहा जाता है, सेबचा या सट। ठीक है, यदि ये कहां पर मिल जाए, ईरान, तो ईरान में इसे क्या कहा जाता है, केनीर, ईरान में क्या कहा जाता है। यदि ये कहां मिल जाए, ट्रांस काकेशिया, कहां पर मिल जाए, तो ट्रांस काकेशिया में इसे क्या कहा जाता है, टेकरे, ट्रांस काकेशिया में क्या कहा जाता है, टेकरे। ठीक है, तो मैक्सिको में शॉर्ट्स, सहारा में सेबचाया सट, ईरान में केनीर, ट्रांस काकेशिया में टेकरे। और गलती से यदि अरब के मरुस्थल में मिल जाए, कहां पर मिल जाए, तो अरब के मरुस्थल में मिलती क्या हो जाएगी, खबर देने वाली, खबारी या ममलाहा। अरब के मरुस्थल में इस लवणीय परत को क्या कहा जाता है, खबारी या ममलाहा। ठीक है, तो प्लाया के अंतर्गत जो जल पाया जाता है, उस जल का वाष्पीकरण होने से और केशिकाकर्षण क्रिया की प्रधानता के कारण सतही भाग पर लवणीय तत्वों की क्या बन जाती है, परत। उस लवणीय तत्वों की नमकीन परत को क्या कहा जाता है, सेलिना। यदि ये कहाँ मिल जाए, ट्रांस काकेशिया में तो क्या कहलाएगी, टेकरे, मैक्सिको में शोर्ट्स, सहारा में सेबचाया सट, ईरान में केनीर, और अरब के मरुस्थल में खबारी या ममलाहा। अब आपके पास में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो अपन बोल सकते भाई हाँ ये प्लाया झील का एग्जाम्पल है, प्लाया झील के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्लाया झील किसे बोल सकते अपन, एक तो बोल दो भाई कौन सी, आयर झील, कहां पर है भाई, आयर झील, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय किसे कहा जाता है, आयर झील को ही कहा जाता है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, मैकडोनाल्ड और रेनाल्ड श्रेणी के बीच में है, मध्यवर्ती भाग है ना। ठीक है, एक है नगामी, कौन सी, नगामी, कहां पर, कालाहारी, कहां पर है, अफ्रीका में, कहा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल की कौन सी झील, नगामी, किसका उदाहरण है, प्लाय, मतलब मैक्सिमम सारी मिलेगी मरुस्थलों के अंतर्गत ही मिलेगी। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा पेट्रेगन, कौन सी, पेट्रेगन, कहां, ईरान में। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा नापता, नापता, नापता कहां पे, नूबियन, कौन सा मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, और नूबियन मरुस्थल कहां पे, नामीबिया, नामीब और नूबियन दोनों। ठीक है, तो कौन सा, नापता। ठीक है, एक जो आती है इसमें कौन सी, रेस्ट्रेक, कौन सी, रेस्ट्रेक, और रेस्ट्रेक जो है कहां पर पड़ती है, कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया कहां, यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, तो रेस्ट्रेक कहां की, कैलिफोर्निया की। ठीक है, भारत में भी है क्या ऐसी प्लाया जिलों के उदाहरण है, जैसे अपन बोलते हैं कौन सी, सांभर, सांभर के अलावा डीडवाना। ठीक है,
पंच, पदरा, ठीक है। ये वाली जो है ये कहाँ पर मिलेगी सारी? भारत के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो झीलें हैं ये किसके उदाहरण है? ये सारी है प्लाया झीलों के उदाहरण। मतलब ये ही नहीं, मरुस्थलों में कोई भी यदि झील मिल रही है मैक्सिमम, तो वो सारी किसका उदाहरण होती है? प्लाया झील का उदाहरण ही होती है। तो ये अपनी जो सारी स्थलाकृति है किसकी हो गई? मरुस्थलों में जल के द्वारा निर्मित। सबसे पहले कौन सी बनती है? पेडिमेंट बनती है। पेडिमेंट की अपन ने परिभाषा क्या बोली? पर्वतीय ढलान या पहाड़ियों के जो ढलान होते हैं वर्षा जल की अपर्दन की क्रिया से निर्मित असमतल सतह क्या कहलाती है? पेडिमेंट कहलाती है। पेडिमेंट के निर्माण के लिए 4 सिद्धांत याद रखने हैं। पहला तो कौन सा? पर्वताग्र का पीछे खिसकना, किसका है? लोशन का है। सेकंड है पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत, किसका है? गिलबर्ट का है। तीसरा है चादरी बाढ़ सिद्धांत, किसका है? मैग्री का है। और चौथा है मिश्रित सिद्धांत, किसका है? क्रिक व ब्रायन का है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्थलाकृति बनती कौन सी? बजादा। बजादा का मतलब है जो भी पेडिमेंट से जल को जो भी अवसाद या सेडिमेंट्स प्राप्त हुए उन अवसादों में जो सबसे मोटे आकार के हैं उन मोटे आकार के अवसादों का जमाव यदि जल कहाँ करता है? पर्वतपदीय भाग में। ढाल में कमी आने के कारण तो उन मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंख के सदृश स्थलाकृति क्या कहलाती है? बजादा। बजादा के आगे आपको बोलना है क्या? बालसन। कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले कौन सी? पेडिमेंट। पेडिमेंट के बाद में बजादा, बजादा के बाद में बालसन, बालसन में ही कौन सी बन जाती है? प्लाया, ठीक है। और प्लाया में जल का वाष्पीकरण होने से जो एक नमकीन परत बनती है उसे क्या कहा जाता है? सेलिना। और उस नमकीन परत वाले भाग में वापस यदि जल इकट्ठा हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगी? प्लाया झील बन जाएगी। मतलब मैक्सिमम जो प्लाया झील होती है वो कैसे जल की होती है? खारे पानी की झीलें होती है, ठीक है, जिसके अपन ने 2-4 एग्जाम्पल। ये हो गई अपनी मरुस्थलों में जल के कार्य। चलो लिखो पहले एक बार इसको, हेडिंग डालना मरुस्थलों में जल के कार्य। मरुस्थलों में जल के कार्य, मरुस्थलों में जल के कार्य। फर्स्ट लाइन लिखना, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों के अंतर्गत, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों के अंतर्गत अल्पकालिक वर्षा, अल्पकालिक वर्षा, अल्पकालिक वर्षा के जल के प्रवाह, अल्पकालिक वर्षा के जल के प्रवाह, जल के प्रवाह के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां, के परिणाम स्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां। सबसे पहले लिखो नदी घाटी, नदी घाटी, नदी घाटी, और नदी घाटी के सामने डैश लगा के पर्वतीय व पहाड़ी भागों में, पर्वतीय व पहाड़ी भागों में, पर्वतीय व पहाड़ी भागों में ढाल की तीव्रता, पर्वतीय व पहाड़ी भागों में ढाल की तीव्रता, ढाल की तीव्रता के कारण, ढाल की तीव्रता के कारण नदी द्वारा, नदी द्वारा निर्मित घाटियां, नदी द्वारा निर्मित घाटियां जिन्हें, जिन्हें यूएसए में वास, यूएसए में वास व सहारा में वादी कहा जाता है। यूएसए में वास व सहारा में वादी कहा जाता है। यूएसए में वास व सहारा में वादी कहा जाता है। यूएसए में वास व सहारा में वादी कहा जाता है। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, पठारी भागों पर, पठारी भागों पर,
पठारी भागों पर वर्षा जल द्वारा, पठारी भागों पर वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा निर्मित घाटियां केनियन कहलाती है। वर्षा जल द्वारा निर्मित घाटियां केनियन कहलाती है। केनियन कहलाती है। केनियन कहलाती है। केनियन कहलाती है। नेक्स्ट, अगली लिखो पेडिमेंट। पेडिमेंट, अब पहले एक बार ये डायग्राम बना दो जिसमें केवल नाम नाम ही लिखना है इस करती होगी।
बन गया क्या? चलिए फर्स्ट लिखो, पेडिमेंट लिख रखा था इसमें, फर्स्ट लाइन लिखो, वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा पर्वतीय भागों, वर्षा जल द्वारा पर्वतीय भागों, पर्वतीय भागों के किनारों, पर्वतीय भागों के किनारों, पर्वतीय भागों के किनारों का ढाल की तीव्रता, किनारों का ढाल की तीव्रता व जल के वेग, ढाल की तीव्रता व जल के वेग, जल के वेग के द्वारा, जल के वेग के द्वारा अपर्दित होने, अपर्दित होने, अपर्दित होने से निर्मित असमतल सतह, अपर्दित होने से निर्मित असमतल सतह, निर्मित असमतल सतह। नीचे लिखो, पेडिमेंट के सिद्धांत के निर्माण, वो पेडिमेंट के निर्माण के सिद्धांत, पेडिमेंट के निर्माण के सिद्धांत, और चारों सिद्धांतों के नाम लिख दो। पहला, पर्वताग्र का पीछे खिसकना, पर्वताग्र का पीछे खिसकना, और इसके सामने डैश लगा के लोसन, पर्वताग्र का पीछे खिसकना, डैश लगा के लोसन। सेकंड है पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत, पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत, और पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत के सामने गिलबर्ट, पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत सामने डैश लगा के गिलबर्ट, गिलबर्ट। नेक्स्ट है चादरी बाड़ सिद्धांत, चादरी बाड़ सिद्धांत, और चादरी बाड़ सिद्धांत के सामने मैग्री, चादरी बाड़ सिद्धांत और चादरी बाड़ सिद्धांत के सामने मैग्री। और नेक्स्ट मिस्री सिद्धांत, मतलब तीनों का मिला जुला स्वरूप, और मिस्री सिद्धांत के सामने क्रिक व ब्राइन, किर्क व ब्राइन। पर्वताग्र का पीछे खिसकना लोसन, चादरी बाड़ सिद्धांत गिलबर्ट, ठीक है, सॉरी मैग्री, और पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत किसका? गिलबर्ट का, और एक मिस्री सिद्धांत किसका? किर्क व ब्राइन का। नेक्स्ट सेकंड लिखो, बजादा, 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 और बजादा के सामने डैश लगा के पेडिमेंट सतह से, पेडिमेंट सतह से, पेडिमेंट सतह से वर्षा जल के द्वारा, पेडिमेंट सतह से वर्षा जल के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा लाए गए अपर्दित पदार्थों, लाए गए अपर्दित पदार्थों, लाए गए अपर्दित पदार्थों, वर्षा जल के द्वारा लाए गए अपर्दित पदार्थों में मोटे आकार के अवसादों, पदार्थों में मोटे आकार के अवसादों, मोटे आकार के अवसादों का पर्वतपदीय भाग, मोटे आकार के अवसादों का पर्वतपदीय भाग, पर्वतपदीय भाग, पर्वतपदीय भाग में जमा होने से, पर्वतपदीय भाग में जमा होने से, पर्वतपदीय भाग में जमा होने से निर्मित, पर्वतपदीय भाग में जमा होने से निर्मित असमतल सतह, असमतल सतह। कोष्टक में लिख देना जलोढ़ पंख के सदृश्य, असमतल सतह कोष्टक में लिख देना जलोढ़ पंख के सदृश्य।
जलोढ़ पंख के सदृश। नेक्स्ट अगली लिखो बालसन। बालसन, बालसन। और बालसन के सामने डैश लगा के उच्च पर्वतीय भागों, उच्च पर्वतीय भागों, उच्च पर्वतीय भागों के मध्य, उच्च पर्वतीय भागों के मध्य घिरी हुई, उच्च पर्वतीय भागों के मध्य घिरी हुई, घिरी हुई निम्न अवतलाकार बेसिन, निम्न अवतलाकार बेसिन, निम्न अवतलाकार बेसिन बालसन कहलाती है। निम्न अवतलाकार बेसिन बालसन कहलाती है, बालसन कहलाती है। नेक्स्ट अगली लिखो प्लाया। प्लाया, प्लाया। और प्लाया के सामने डैश लगा के वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा लाए गए, वर्षा जल द्वारा लाए गए महीन आकार, वर्षा जल द्वारा लाए गए महीन आकार के अवसादों, महीन आकार के अवसादों, महीन आकार के अवसादों के जमाव से, महीन आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित उतली सतह, निर्मित उतली सतह, निर्मित उतली सतह जिसमें कभी झील थी, जिसमें कभी झील थी, जिसमें कभी झील थी प्लाया कहलाती है, प्लाया कहलाती है। तथा इसमें, तथा इसमें, तथा इसमें पुनः जल का एकत्रण होने, तथा इसमें पुनः जल का एकत्रण होने, पुनः जल का एकत्रण होने, जल का एकत्रण होने पर प्लाया झील कहलाती है, जल का एकत्रण होने पर प्लाया झील कहलाती है। प्लाया झील कहलाती है, प्लाया झील कहलाती है। अगली लाइन लिखो सूर्य ताप के प्रभाव से, सूर्य ताप के प्रभाव से, सूर्य ताप के प्रभाव से जल का वाष्पीकरण होने, सूर्य ताप के प्रभाव से जल का वाष्पीकरण होने, जल का वाष्पीकरण होने तथा केशिका कर्षण, केशिका कर्षण, केशिका कर्षण क्रिया की प्रभावशीलता, केशिका कर्षण क्रिया की प्रभावशीलता, केशिका कर्षण क्रिया की प्रभावशीलता के परिणाम स्वरूप, केशिका कर्षण क्रिया की प्रभावशीलता के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप सतही भाग पर, सतही भाग पर, सतही भाग पर लवणीय तत्वों, लवणीय तत्वों, लवणीय तत्वों के एकत्रण से, लवणीय तत्वों के एकत्रण से, तत्वों के एकत्रण से निर्मित लवणीय ओब्लिक नमकीन परत, लवणीय ओब्लिक नमकीन परत, लवणीय ओब्लिक नमकीन परत सेलिना कहलाती है, सेलिना कहलाती है, सेलिना कहलाती है जिसे
सेलिना कहलाती है, जिसे अब इसमें सेलिना के अन्य नाम मैक्सिको में सोर्ट्स, मैक्सिको में सोर्ट्स, मैक्सिको में सोर्ट्स। नेक्स्ट सहारा में सेपचावे शट, सहारा में सेपचावे शट, सहारा में सेपचावे शट। नेक्स्ट ईरान में केनीर, ईरान में केनीर, ईरान में केनीर। नेक्स्ट ट्रांस काकेशिया में टेकरे, ट्रांस काकेशिया में टेकरे, ट्रांस काकेशिया में टेकरे, ट्रांस काकेशिया में टेकरे। और अरब में खबारी व ममलाहा, अरब में खबारी व ममलाहा, खबारी व ममलाहा, खबारी व ममलाहा। नेक्स्ट आगे लिखो प्लाया झील के उदाहरण, प्लाया झील के उदाहरण, प्लाया झील के उदाहरण, प्लाया झील के उदाहरण। और उसमें आयर झील ऑस्ट्रेलिया, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना। ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय। नेक्स्ट नगामी कालाहारी, नगामी कालाहारी, नगामी कालाहारी। नेक्स्ट पेट्रेगन ईरान, पेट्रेगन ईरान। नेक्स्ट नाप्ता नूबियन, नाप्ता नूबियन, नाप्ता नूबियन। नेक्स्ट रेस ट्रेक, रेस ट्रेक कैलिफोर्निया, रेस ट्रेक कैलिफोर्निया। और इसी के पास में एक और पड़ती है पायलट वैली, वो ऊटा मरुस्थल में पड़ती है यूएसए में, पायलट वैली, वो भी लिख देना साथ। रेस ट्रेक कैलिफोर्निया और पायलट वैली कहाँ पर, ऊटा है, यूएसए है ना। पायलट वैली, पेट्रेगन ईरान, रेस ट्रेक कैलिफोर्निया और पायलट वैली कहाँ पे, ऊटा में। और फिर ये 2-3 भारत में लिख दो, जिसमें सांबर है, डीडवाना है, पचपदरा है, सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, ठीक है। ये सारी कहाँ पे, राजस्थान है ना। ये हो गई किसके, प्लाया झीलों के उदाहरण, प्लाया झीलों के उदाहरण। मतलब ये तो हो गए मरुस्थलों में किसके कार्य, जल के कार्य। भाई वर्षा जल के द्वारा मोटे तौर पर कितनी स्थलाकृतियां बनती है, 5, ठीक है। एक तो कौन सी, पेडिमेंट, पेडिमेंट के बाद में बजादा, बजादा के बाद में बालसन, बालसन के बाद में प्लाया, ठीक है। और प्लाया में ही जल के एकत्रण से क्या बन जाएगी, प्लाया झील। और यदि केवल प्लाया है और उसमें केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा लवणीय तत्वों का यदि सरफेस पर या सतह पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो लवणीय परत क्या कहलाती है, सेलिना। अब इसमें 2-3 स्थलाकृति जो बचती है, वो बचती है किसकी, अपक्षय द्वारा, मरुस्थलों में अपक्षय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अपक्षय किसे कहते हैं, भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के आधार पर चट्टानों का मूल स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, विखंडित व वियोजित होना क्या कहलाता है, अपक्षय। अब मोटे तौर पर अपन बात करें तो शुष्क व अर्धशुष्क दशाओं में व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा कौन सा अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय। यानी प्रभावित तो यहाँ पर कौन सा होता है, भौतिक अपक्षय। लेकिन जब अल्पकालिक वर्षा हो रही है तो मतलब सीधी सी बात है, क्या होगी, नमी की प्राप्ति होगी। और जहां पर नमी की प्राप्ति हो जाती है वहां पर कौन सा अपक्षय प्रभावी होता है, रासायनिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय के द्वारा तो यहाँ पर खंड विखंडन और कणिकामय विखंडन होगा, जिसे मूल चट्टान जो है बड़े बड़े टुकड़ों और चट्टानी चूर्ण में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वर्षा काल के समय जब अल्पकालिक वर्षा होती है, लेकिन नमी की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर यहाँ पर कौन सा अपक्षय हो जाता है, रासायनिक अपक्षय।
और रासायनिक अपक्षय के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है, फिर अब यहाँ पे रासायनिक अपक्षय की परिभाषा, रासायनिक कारकों के माध्यम से चट्टानों का सड़ना व गलना। मतलब भौतिक अपक्षय को अपन एक नाम और देते हैं यांत्रिक अपक्षय, क्योंकि इसमें चट्टान का जो मूल स्वरूप या उसकी जो संरचना होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भाई एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसको यदि आप दो टुकड़ों में तोड़ दोगे तो भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक नमक की डली है आपके पास में, शुष्क अवस्था में है, कठोर अवस्था में, जैसे आपने उसको पानी में डाला, पानी के संपर्क में आई तो रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें क्या हो गई, घुल गई। अब उसमें आपको मूल नमक का स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा, यानी उसकी संरचना और संगठन दोनों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस रासायनिक अपक्षय के प्रभाव से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, 3 स्थलाकृतियां बनती है। एक तो कौन सी बनती है, टेफोनी। एक तो कौन सी बनती है, टेफोनी। एक कौन सी बनती है, मरु वार्निस। और एक कौन सी बनती है, ड्यूरी क्रस्ट। एक कौन सी बन जाती है, ड्यूरी क्रस्ट। तो 3 स्थलाकृतियां जो है ये किसके द्वारा बनती है, अपक्षय के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो टेफोनी, जहां पर मरुस्थलीय भागों में कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट बोल दो, साथ में बोल सकते हो बेसाल्ट, साथ में बोल सकते हो रायोलाइट, साथ में बोल सकते हो ग्रेबो, सारी ज्वालामुखी मैग्मा से निर्मित यानी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, जहां पर मरुस्थलीय भागों में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, रायोलाइट है, ग्रेबो जैसी चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जब ये चट्टानें खोखली हो जाती है, चट्टानें कैसी हो जाती है, खोखली, या फिर इसको आप बोल सकते हो कैसी, कंदरानुमा, या फिर बोल सकते हो लोकल भाषा में आप क्या बोलते हो, गुफा टाइम। कि भाई कोई चट्टान है, चट्टान का भाग अपरदित हो गया और चट्टान अंदर तक क्या हो गई, खोखली हो गई। तो वो जो खोखली स्थलाकृति, गुफानुमा या कंदरानुमा जो स्थलाकृति होती है, उस कंदरानुमा स्थलाकृति को मरुस्थलों में क्या कहा जाता है, टेफोनी कहा जाता है। जो कौन सी अपक्षय से बनती है, रासायनिक अपक्षय। जैसे अपन एग्जाम्पल भी देते हैं, भूमिगत जल के कार्यों में पढ़ेंगे भी अपन कि भाई जैसे बिहार के रोहतास पठार पर गुप्तधाम कंदरा है, चित्रकूट है महाराष्ट्र के अंतर्गत, कालस्वाद मेमत कंदरा है यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, वो एक्चुअल में कंदराएं हैं, लेकिन वैसे ही यदि मरुस्थलों में रासायनिक अपक्षय से बनती है तो वो क्या कहलाती है, टेफोनी। तो सीधा सीधा पूछ ले, मरुस्थलों में कंदरानुमा स्थलाकृति जो रासायनिक अपक्षय के द्वारा निर्मित हो रही है क्या कहलाती है, टेफोनी। ठीक है, एक कौन सी होती है, मरु वार्निस। वार्निस मतलब जो मरुस्थलीय भागों में जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों के ऊपर जैसे ही वर्षा का जल आता है तो उन चट्टानों के अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके अपना स्वरूप क्या कर लेते हैं, परिवर्तित, और स्वरूप परिवर्तित करके उस चट्टान के ऊपर एक लाल या काले रंग की क्या कर देते हैं, अलग परत चढ़ा देते हैं। परत बोल दो या फिर बोल सकते हो कोटिंग, एक प्रकार की अलग लेयर का क्या कर देते हैं, निर्माण। तो लाल या काले रंग की जो कोटिंग हो जाती है चट्टानों के ऊपर, उस कोटिंग को क्या कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप घर पे भी देख लिए होंगे कि भाई जैसे अपन जनरली तो अपन बोले कि भाई जो अपन भवन वगैरह बना लेते हैं, 2-4 वर्षों के पश्चात जब अपन देखते हैं 2-4 वर्षा ऋतु उसके ऊपर से निकल जाती है, तो उस भवनों की जो दीवारें होती है जिनके ऊपर आपने बिल्ला पुट्टी करवा रखी थी, उसके ऊपर एक काले रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है, और फिर आपको दोबारा उसके ऊपर पेंट वगैरह करवाना पड़ता है। ईंट जब आप अपन नई वाली लाते हैं तो बिल्कुल आपको गेरुवे रंग की दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही 1-2 वर्षा काल उसके ऊपर गुजर जाते हैं तो उसके ऊपर काई जैसी ग्रीन कलर की या काले रंग की क्या आ जाती है, परत आ जाती है, जिससे आपको उसका मूल रंग दिखाई नहीं देता है। तो वैसी जो परतें कहाँ पर आ जाए, मरुस्थलीय भागों में चट्टानों के ऊपर, वो परत क्या कहलाती है, मरु वार्निस कहलाती है। तो इसे अपन बोल सकते हैं रासायनिक अपक्षय द्वारा चट्टानों पर कैसी हो जाना, लाल व काले रंग की क्या हो जाना, या तो कोटिंग बोल दो, या कोटिंग में दिक्कत आए तो फिर क्या बोल दो, परत। लाल या काले रंग की जो परत चढ़ जाती है चट्टानों के ऊपर वो क्या कहलाती है, मरु वार्निस। और एक क्या होती है, ड्यूरी। मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भागों में क्या हर जगह प्रत्येक स्थान पर जहां पर चट्टानें मिलती है, क्योंकि चट्टान अपन कहते ही उसे हैं जिसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्वों का क्या होता है, समुच्चय, ये संयोजन होता है। अब सारे खनिज तत्वों की प्रकृति एक समान नहीं होती, कुछ खनिज तत्व कठोर प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ खनिज के ऐसे होते हैं जो जल के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब जैसे ही जल में घुलेंगे, जल में घुलने के पश्चात जैसे ये कोई सतही भाग है और इस सतही भाग के ऊपर वर्षा का जल आया, और इस सतही भाग में जो जो घुलनशील तत्व है, जैसे ही भूमि इस जल को अवशोषित करेगी तो वो सारे घुलनशील तत्व भी जल के साथ घुलकर
कहाँ चले जाएंगे, नीचे। जिस क्रिया को अपन बोलते हैं निक्षालन, तत्वों का ऊपर से नीचे जाना निक्षालन, नीचे से ऊपर आना क्या कहलाता है, केशिका कर्षण। अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्षय संस्तर में जाकर ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, और इकट्ठे होकर जमा होकर क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर लेते हैं। जब अपन मिट्टी की परिच्छेदिकाएं पढ़ते हैं, मृदा संस्तर पढ़ते हैं, तब तो इसे अपन वहां पर नाम दे देते हैं क्या, कोलाइड, कि भाई ऊपरी परतों के जो पोषक तत्व जो घुलकर नीचे जाके क्षय संस्तर में जमा हो गए वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड। लेकिन जब ये मरुस्थलीय भागों में खनिज तत्व घुलकर नीचे जाके इकट्ठे होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं, तो वो स्थलाकृति क्या कहलाती है, ड्यूरी क्रस्ट कहलाती है। अब इसे ड्यूरी क्रस्ट के कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे आपने सुन रखे होंगे कौन से, एक तो जिप क्रिट, एक होता है कौन सा, केल क्रिट, एक होता है कौन सा, आल क्रिट, एक होता है कौन सा, साल क्रिट, एक होता है कौन सा, फेरी क्रिट। कौन सा होता है, फेरी क्रिट। जिप क्रिट का मतलब जब जिप्सम के तत्व, जिप्सम के कण घुलकर नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, जिपक्रिट। केल क्रिट का मतलब है जब कौन सा तत्व चला जाए, कैल्शियम, कैल्शियम घुलकर नीचे जाके क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, केलक्रिट। ऑल क्रिट का मतलब है जब कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम नीचे जाके क्या हो जाए, इकट्ठा होकर ठोस रूप धारण कर ले, ऑल क्रिट। साल क्रिट का मतलब है जब क्या हो जाए, साल्ट या फिर नमक नीचे जाकर क्या हो जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, सालक्रिट। और फेरिक्रिट का मतलब है फेरस या लोहे के कण जब नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फेरिक्रिट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ड्यूरी क्रस्ट के। तो मरुस्थलीय भागों में वर्षा काल के समय रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अपक्षय के द्वारा तीन स्थलाकृतियां याद रखनी है, एक तो टेफोनी, एक मरु वार्निस और एक कौन सा, ड्यूरी क्रस्ट। चलो नोट कर दो इनको। ऐसे कैसे उतार दो, हाँ। यहाँ पर लिख देना रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित, है ना। अपक्षय से तो बन रही, लेकिन अपक्षय में कौन सा है, रासायनिक अपक्षय।
उतार दिए। ये हो गया अपना कौन सा प्रक्रम? पवन, या फिर बोल सकते हो मरुस्थलों की स्थलाकृतियाँ या फिर एओलियन प्रोसेस। इसमें पहले अपरदनात्मक, फिर कौन सी निक्षेपात्मक, फिर कौन से जल के कार्य, और फिर लास्ट में कौन सी हो गई अपक्षय के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। कल बात करेंगे कौन से की? हिमनद के कार्य, शीत प्रधान क्षेत्रों के कार्य। ओके।